अब ध्यान दोगे तो इसमें सॉरी बोलने से लेकर साड़ी पहनने तक पुष्पा को फ्लावर दिखाया गया, लेकिन ये बस एक ट्रांसफॉर्मेशन आर्क था। पुष्पा अपने फुल फॉर्म में आना अभी बाकी था। फुल फॉर्म में आते ही चेहरे पे श्रृंगार की जगह खून दिखने लगा, नींबू की माला की जगह खोपड़ियों की माला और त्रिशूल के साथ डांस करने की जगह पुष्पा त्रिशूल से संहार करते हुए दिखा। मतलब पुष्पा की ट्रांसफॉर्मेशन फ्लावर नहीं था बल्कि, लेकिन फ्लावर के ऊपर इसमें काफी ध्यान दिया गया है। जैसे शेखावत से लेकर प्रताप रेड्डी और क्लाइमैक्स में भी हमें फ्लावर देखने मिल जाता है, जो दर्शा रहा था कि आगे और भी ऐसे पुष्पा का गोल्डन टूथ, आयरन रिम और ये स्कल डिजाइन से लेकर काफी सारी डिटेल्स को हम पुष्पा 2 में नोटिस किए, जिसके बारे में कि आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी कि रीलोडेड वर्जन में एक्स्ट्रा सीन क्या क्या है और वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो देरी किस बात की, चलो भाई फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वाइल्ड फायर है। ओके, तो पहले नैरेटिव स्ट्रक्चर। पुष्पा 2 का स्टोरी टेलिंग में ना हमने कुछ सिमिलरिटीज नोटिस किए, जो कि पहले हमें पुष्पा का पार्ट 1 में भी देखने मिला था। जैसे कि पार्ट 1 का स्टार्टिंग जापान से होना, तो पार्ट 2 में भी अल्लू अर्जुन का इंट्रो एक अननोन फाइट सीक्वेंस से होना, जो कि मूवी के अंदर कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, कुछ पता नहीं चलता। ऐसा पार्ट 2 में भी हुआ था, लेकिन रीलोडेड वर्जन आने के बाद वो डाउट क्लियर हो गया। अच्छा, नोटिस करोगे तो इसके अंदर भी हमें एक और लेयर देखने मिल जाता है। पार्ट 1 की इंट्रो फाइट में पुष्पा आंध्र प्रदेश से लाल चंदन तमिलनाडु ले जा रहा था और तमिलनाडु पहुंचते ही वो पकड़ा जाता है। तो वही पार्ट 2 इंट्रो फाइट में भी पुष्पा इंडिया से लाल चंदन के साथ जापान जा रहा था और जापान पहुंचते ही वो पकड़ा जाता है। इंटरेस्टिंग है ना। इसके बाद लाल चंदन के सबसे बड़ा डील को डैम से बचाना, मतलब फर्स्ट पार्ट में लाल चंदन को पुष्पा डैम बंद करके बचाया और सेकंड पार्ट में डैम को ओपन करके। फर्क बस इतना है कि सेकंड टाइम वो माल नकली था और इससे भी आगे वो शादी वाली लड़की का किडनैप होना या कहीं उनके इज्जत पर खतरा आना। पार्ट 1 में श्रीवल्ली और पार्ट 2 में कावेरी, और यहाँ से पुष्पा इन्हें बचाने के बाद इन दोनों लड़कियों की शादी से ही मूवी का एंडिंग होना। मतलब दोनों पार्ट का स्टार्टिंग, एंडिंग और लाल चंदन के साथ बाकी सारे काफी सीक्वेंस भी सिमिलर था। क्या आपने इसे नोटिस किया? नेक्स्ट आप नोटिस करोगे तो स्टार्टिंग का ये फाइट सीक्वेंस में ही पुष्पा को एक गोल्डन टूथ के साथ दिखाया जाता है, पर ये सिर्फ एक स्टाइल चॉइस नहीं है बल्कि एक स्ट्रॉन्ग सिंबोलिज्म है। ये फोरशैडो कर रहा था कि पुष्पा का गोल्डन पीरियड आने वाला है और सच में इसके बाद पूरा मूवी में हम पुष्पा का रोल ही देखते हैं। इसीलिए इसका टाइटल में भी देखना हमें गोल्डन कलर देखने मिल जाता है। फर्स्ट पार्ट का टाइटल में लाल चंदन हाईलाइटेड था, तो स्टोरी का पूरा फोकस लाल चंदन के स्मगलिंग में घुसकर पुष्पा को बड़ा बनना था, और सेकंड पार्ट का टाइटल में गोल्डन कलर हाईलाइटेड है, तो मूवी में आप सब कुछ देख चुके हो, समझ जाओ। ऐसे ही थर्ड पार्ट की टाइटल में देखना नंबर 3 रेड कलर में दिख रहा है और वो लाल चंदन नहीं खून से लिखा हुआ जैसे लग रहा है, तो बाकी आप समझ जाओ उसमें क्या देखने मिलेगा। रैम्पेज भाई, पुष्पा का रैम्पेज सिर्फ मार काट चलेगा। तो हाँ, ये गोल्डन टूथ सिर्फ स्टाइल के लिए नहीं था, इसके पीछे भी एक डीप मीनिंग था। नेक्स्ट, इसे तो शायद बहुत से लोग नोटिस कर लिए होंगे, फिर भी जिस किसी ने मिस कर दिया हो भाई, इस फाइट सीक्वेंस में पुष्पा मेरा जूता है जापानी गाने गाते हुए लड़ता है और जब फिर भी दिल है हिंदुस्तानी लाइन आता है, देखना पीछे शिप में हमें हमारा इंडियन फ्लैग दिखाया जाता है, जो कि टाइमिंग के हिसाब से एक बहुत अच्छा डिटेलिंग था। अब माइल्ड एंटी हीरो। अब देखो, हीरो और एंटी हीरो का कंसेप्ट तो आपको पता होगा। एक हीरो वो होता है जो सारा रूल्स फॉलो करता है, जस्टिस और एथिक्स पे चलता है और दूसरों की मदद के लिए अपना जान देने के लिए भी तैयार हो जाता है। ऐसा हीरो हम बाहर कैप्टन अमेरिका, सुपरमैन, स्पाइडरमैन और हमारे यहाँ सुपर हीरो को छोड़ दे तो भी बाहुबली, बजरंगी भाईजान, 3 इडियट्स का सबको देख सकते हो। ये सब एक एक हीरो है, लेकिन अगर एक एंटी हीरो की देखे तो भाई वो कभी रूल्स फॉलो नहीं करता, जस्टिस और एथिक्स पे चलना तो छोड़ो, वो उसके बारे में एक सेकंड नहीं सोचता और दुनिया के लिए सही गलत को साइड में रख के अपने लिए जो सही है वो बस वही करता है। उसे एक एंटी हीरो कहा जाता है, जैसे अपना रॉकी भाई। पर सारे एंटी हीरो भी एक ही जैसे नहीं होती, इनका भी 2 टाइप देखने मिल जाता है, जिनमें से एक तो होते हैं हार्डकोर एंटी हीरो और दूसरा माइल्ड एंटी हीरो। हार्डकोर एंटी हीरो एकदम प्योर रूथलेस होता है, उसके लिए नो मोरल लिमिट्स। अगर अपने मकसद के लिए किसी को जान से मारना हो तो भी वो एक सेकंड नहीं सोचेगा। जैसे कि डेडपुल, आपने देखा होगा भाई, वो बंदा अपना इंट्रो में ही नाचते हुए 20-30 को मार डालता है, जैसे कि वो एक किलिंग मशीन हो। वहीं अगर माइल्ड एंटी हीरो की देखा जाए तो भाई उनके अंदर भी थोड़ा ग्रे शेड्स होता है, वो भी इलीगल काम करते हैं, लेकिन मर्डर उनके लिए पहला ऑप्शन नहीं होता। अपने साथ दुनिया के लिए भी सही गलत का सेंस उनमें थोड़ा होता है, जैसे कि थॉमस शेल्बी और डोमिनिक टोरेटो को देख लो, ये भी इलीगल काम करते हैं लेकिन अपनी जरूरतों के लिए या अपने फैमिली के लिए, और मर्डर या क्राइम से पहले ये सोचते हैं, बिना वजह किसी को नहीं मारते। तो इन्हीं के जैसे पुष्पा भी एक हार्डकोर एंटी हीरो नहीं है, एक माइल्ड एंटी हीरो है जो अपने जरूरतों के लिए इलीगल काम करता है, लेकिन ऐसे ही मजे के लिए किसी को यूं ही नहीं मारता। इसलिए फर्स्ट पार्ट में भी देखना, जब वो फाइट करता है तो हथियारों का ज्यादा यूज नहीं करता। उसका इंट्रो फाइट देख लो, फिर इंटरवल फाइट देख लो, जॉली रेडी से फाइट देख लो और जंगल का रस्सी वाला भी। जब तक जान पर ना आ जाए और जरूरत ना पड़े तो वो किसी को जान से नहीं मारता। तो वही डिटेलिंग में पार्ट 2 का
इंट्रो फाइट में ही देखने मिल जाता है। देखना पुष्पा यहाँ हर किसी से लड़ता तो है, लेकिन सीधा कुल्हाड़ी से किसी के ऊपर अटैक नहीं करता। वो कुल्हाड़ी को उल्टा करके मारता है ताकि सामने वाला को चोट तो लगे लेकिन जान से ना मरे। इसके बाद यात्रा सीक्वेंस में भी हथियार के बिना सिर्फ खाली हाथ लड़ता है और बस उन्हें चोट पहुंचाता है। लेकिन अगर सोचो यहाँ डेडपूल होता तो क्या करता। यहाँ पर पुष्पा का फाइट के टाइम हमने एक और डिटेल्स भी नोटिस किए कि जो भी पुष्पा के साथ जैसा करता है ये भी उसके साथ वैसा ही करता है। जैसे कि पार्ट 1 में पुष्पा के सामने मंगल श्रीनु का 5 मिनट के नाटक, पुष्पा भी उसका साला के साथ वही करता है। 5 मिनट पहले फोन करता तो बच जाता। फिर भंवर सिंह शेखावत भी ब्रांड के नाम पे जब पुष्पा का बेइज्जती करता है तो पुष्पा भी वही ब्रांड का पावर दिखाते हुए उसका बेइज्जती करता है। वैसे ही सेकंड पार्ट का स्टार्टिंग में देखना फिर से वही डिटेलिंग हमें देखने मिल जाता है। जापान का गुंडा पुष्पा को उल्टा लटका देता है तो पुष्पा भी उसे उल्टा लटका दिया। एंड में गुंडा लोग जो कावेरी को पैर से टच कर रहा था उसका पैर काट दिया, जो हाथ से टच कर रहा था उसका हाथ काट दिया, और जो दुपट्टा डाल दिया हटा दिया बोल रहा था उसे चाकू से वैसे एक माइल्ड एंटी हीरो होते हुए भी यहाँ पुष्पा कैसे मार रहा है अगर आप सोच रहे हो तो ये लिमिट क्रॉस हो गया था भाई, इसलिए पुष्पा को अपना तांडव दिखाना पड़ा। नेक्स्ट पुष्पा जब इंटरवल में चैलेंज करता है दम में तो रोक के देखा शेखावत, तो हर कोई जानना चाहता था कि पुष्पा ये कैसे करेगा, और जैसे शेखावत के सामने से पुष्पा उसका माल को पार करवाता है सच में वो काफी इंटरेस्टिंग था। पर क्या आपको पता है इसका हिंट हमें काफी पहले से ही दे दिया गया था। पुष्पा स्ट्रॉन्ग के अंदर देखना बैलगाड़ी के पहिया की पट्टी या कहीं आयरन रिम बनाते हुए हमें दिखाया जाता है। मतलब पुष्पा ये बड़ा डील करने से पहले ही और शेखावत से भिड़ने के बाद ही अपने माल को उसके सामने से बचा कर ले जाने का प्लान में लग गया था। नेक्स्ट सीएम से मिलने जाने से पहले हमें ये शॉट में देखने मिलता है पुष्पा और श्रीवल्ली की शादी की फोटो, जो दर्शा रहा था कि श्रीवल्ली को इन सारी चीजों में कितना ज्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए यहाँ वो सीएम के साथ फोटो लेने के लिए कहती है और मूवी की पूरा कहानी ही पलट जाती है। वैसे इस शॉट के बाद केशव को पुष्पा की शर्ट में श्रीवल्ली की टिकली भी मिलता है, तो हम सोच रहे थे ये ऐसे ही था, लेकिन नहीं भाई, वो सीन के पहले और बाद का सीन को नोटिस किया तो पता चला सच में बाद में श्रीवल्ली की टिकली मिसिंग थी जो कि पुष्पा की शर्ट पर आ गया था। नेक्स्ट इंटरवल का कॉल बैक, पहली एंट्री पर इतना बवाल नहीं करता ये जितना दूसरी एंट्री पर करता है। हाँ, सेकंड एंट्री के बाद ही यहाँ पुष्पा बवाल मचाता है, और ये कॉल बैक था फर्स्ट पार्ट की इंटरवल का। फर्स्ट पार्ट की इंटरवल में भी पुष्पा पहली एंट्री में कुछ नहीं करता, लेकिन सेकंड एंट्री में वो फ्लावर नहीं फायर है दिखा देता है, और यहाँ भी सॉरी बोलने के बाद शेखावत पुष्पा को क्या समझता है, नाउ पुष्पा फ्लावर है, दैट इज व्हाई सॉरी बोल ली। तो पुष्पा सेकंड एंट्री करके इसे भी दिखा देता है। दोनों पार्ट के इंटरवल में ये दो बार एंट्री अच्छा था, लेकिन बिना फाइट से सिर्फ एक सॉरी से भी इंटरवल ब्लॉक को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन सुकुमार ये करके दिखा दिए भाई। वैसे पुष्पा को सॉरी बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसका डिटेलिंग हम यही सीक्वेंस में ही देख सकती है। सॉरी मैडम, सॉरी। प्रॉब्लम तो शेखावत को सॉरी बोलने में था क्योंकि वो एक करप्ट ऑफिसर है। नेक्स्ट पुष्पा सॉरी बोलने के बाद या शेखावत पुष्पा को फ्लावर समझ लेता है, तो देखना यहाँ हंगामा मचाने के बाद पुष्पा शेखावत को चैलेंज भी करता है कि अगर उसने पुष्पा का माल पकड़ लिया तो वो फिर से मजदूर बन जाएगा, और जब शेखावत माल पकड़ नहीं पाता तो देखना पुष्पा शेखावत को एक फूल भेजता है। असल में उसका मतलब फूल नहीं था, उसने जो इंटरवल में पुष्पा को फ्लावर समझ लिया था ये उसी का जवाब था कि वो फ्लावर नहीं वाइल्ड फायर है। ये फ्लावर वाला डिटेलिंग हमें आगे भी देखने मिलता है। देखना जब पुष्पा की भतीजी किडनैप होने के बाद सिद्धप्पा पुष्पा को कॉल करता है तो पीछे प्रताप रेड्डी के हाथ में हमें एक फूल दिखता है, जिससे एक के बाद एक पेटल वो निकलते जा रहा था। वो असल में पुष्पा के फैमिली के ऊपर होने वाली अटैक का इंडिकेशन था जो कांड की उसका भतीजा कर रहा था। पुष्पा तो दिल से एक फ्लावर ही है भाई, लेकिन उसके या उसका लोगों पर प्रॉब्लम आते ही वो वाइल्ड फायर बन जाता है। वैसे ये वाइल्ड फायर का डिटेलिंग अभी बाकी है, आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट पुष्पा जब जापान गया तो 40 दिन तक क्या खाया पिया उसका सारा जवाब ये एक शॉट दे देता है। खाने पीने से लेकर ऑक्सीजन सिलेंडर तक यहाँ सब दिखा दिया, बस टॉयलेट के बारे में मत पूछना। लेकिन यहाँ नोटिस करने वाली बात ये नहीं है, नोटिस करने वाली बात ये है कि यहाँ उसके साथ वो अपना बचपन की फोटो ले जाते हुए भी दिख रहा है जिसमें कि वो अपने माँ के साथ है। अब हाँ, हम समझ सकते हैं कि ये जर्नी उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट था, क्या पता वहां से वो वापस लौटता भी कि नहीं, इसीलिए वो अपने साथ अपना सबसे इंपॉर्टेंट यादों को, अपने माँ के फोटो को अपना साथ ले जा रहा था। ऐसा सोच सकते हैं, जो कि ठीक भी है, लेकिन भाई इसका एक और मीनिंग भी है, और वो ये है कि जब वो कुछ भी नहीं था, मतलब एक मजदूर था, तो उसका पहचान बस यही था, पार्वती देवी की बेटा पुष्पराज, जिसे कि मुल्लेटी सरनेम
नेम ना मिलने की वजह से वो उसके लिए ब्रांड बनाने के लिए मेहनत कर रहा था, और अब अगर जापान से वो पैसा नहीं आता तो पुष्पा फिर से वही जगह पर पहुंच जाता। इसीलिए वही मजदूरी वाले कपड़ा पहनकर अपना पुराना पहचान लेकर इस कंटेनर में दिखता है, जो दर्शा रहा था कि अब ये मैटर सिर्फ पैसा तक नहीं रह गया, बात इज्जत पर आ गया है। या पुष्पा फिर से अपना पहचान के लिए ये मिशन पर जा रहा है। वैसे बाद में यही फोटो हमें श्रीवल्ली की बेड के पास भी दिखता है, पर यहाँ उसका मीनिंग अलग है। वो अपने माँ से अपना जर्नी स्टार्ट करता है और अब एक और जर्नी का पार्ट बनने जा रहा है। जैसा प्यार उसे माँ से मिला था वैसा प्यार अब वो अपना बच्चा को देने जा रहा है, इसीलिए यहाँ में वो फोटो को दिखाया जाता है। नेक्स्ट कावेरी की किडनैपिंग खबर मिलते ही देखना पुष्पा लुंगी और बनियान में चला जाता है, और कावेरी के लोकेशन का पता चलते ही पब्लिक में कपड़े बदलते हुए नजर आता है। ये असल में कॉल बैक था पार्ट 1 की एंडिंग की। पुष्पा का डायलॉग आपको याद है ना, कपड़े हो या ना हो अपनी औकात सेम है। मैं अगर इस हाल में भी कहीं जाऊँ ना तो लोग मुझे पुष्पा भाऊ बोलेंगे। मेकर्स उस बात को ना भूलते हुए इसमें भी दिखाई देकर अच्छा लगा। नेक्स्ट जो हमने नोटिस किया, इसमें नारी शक्ति या कई महिलाओं के ऊपर काफी फोकस किया है। अब देखना इसका फर्स्ट लुक में क्या आया था, पुष्पा का साड़ी वाला लुक। इसके अंदर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या है, बीवी के लिए पुष्पा का सीएम बदलना, और जो पुष्पा का मेजर फाइट सीक्वेंस भी हमें देखने मिलता है वो भी सिर्फ और सिर्फ लड़की के लिए। यार पूरा मूवी में पुष्पा का 3 ही तो फाइट सीक्वेंस है, जिसमें से जापान वाला को छोड़ दे तो बाकी 2 यात्रा वाला और क्लाइमैक्स का फाइट महिलाओं की वजह से होता है, और उसके अंदर भी पुष्पा साड़ी पहन के लड़कियों को प्रोटेक्ट करता है। अब इसके जरिए मेकर्स क्या बताना चाहते हैं आप समझ रहे हो। देखो जो पुष्पा कभी झुकता नहीं था, इसमें उसे सॉरी बोलते हुए या कहीं थोड़ी देर के लिए ही सही झुकते हुए दिखा दिया, जिसके बाद शेखावत उसे जेंडर बदल के बुलाया तो पुष्पा को साड़ी पहनते हुए भी दिखा दिया। मतलब जैसा कि पुष्पा का नाम से फ्लावर जुड़ा है तो इतना करने के बाद उसे एक महिला के जैसे भी दिखा दिया, लेकिन ये एक सिंबॉलिक सेटअप था। इस लुक में आने के बाद पता चला कि जिसे वो फ्लावर समझ रहे थे वो फ्लावर नहीं, वो तो पुष्पा का फुल फॉर्म वाइल्ड फायर था। जी हाँ, मेकर्स इसमें पुष्पा को फायर के बाद वाइल्ड फायर दिखाना चाहते थे, इसीलिए इस लुक को चुना, क्योंकि एक पुरुष जब फुल फॉर्म में आता है तो वो फायर बन सकता है, लेकिन जब एक महिला फुल फॉर्म में आती है तो वो फायर में नहीं रुकती, वाइल्ड फायर बन जाती है, जिसका की एग्जाम्पल माइथोलॉजी में हजारों मिल जाएगी। पर इसमें भी हमें उसका रेफरेंस देखने मिल जाता है जब पुष्पा अपने आप इस लुक में ट्रांसफॉर्म होते जाता है। यात्रा सीक्वेंस में जब गुंडे लड़कियों को छेड़ते हैं तो ऑलरेडी पुष्पा इस लुक में था, और वहाँ पुष्पा उन्हें मारता भी है तो वो किसी को जान से नहीं मारता, क्योंकि उसे गुंडों की अनजाने में हुई एक गलती मान सकती है। पर क्लाइमैक्स में जब वो जानबूझकर फिर से गलती करते हैं और यहाँ वो अपने हदें भी पार कर देती है, तो भाई देखना यहाँ पुष्पा उस लुक में नहीं होता, पर धीरे धीरे उस लुक में बदलते जाता है। गुंडों ने पहले साड़ी पहना दिया, फिर पुष्पा का मुंह में खून लगने लगा, हड्डियों का माला अपने आप आने लगा, और आखिर में त्रिशूल भी उसके हाथ आ गया। और इस लुक में होते टाइम वो किसी को बख्शता नहीं, सीधा जान से मार डालता है, क्योंकि पहले के जैसे ये कोई चेतावनी नहीं, ये पुष्पा का तांडव होता है, जिस तांडव में की दया के लिए कोई जगह नहीं, सिर्फ प्रकोप होता है। और ये लास्ट शॉट में देखना पुष्पा महाकाली के एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था। तो हाँ भाई, यही था पुष्पा का फुल फॉर्म। इससे पहले यात्रा का वो लुक तो बस एक चेतावनी था, इसीलिए वहाँ देखना पुष्पा ब्लू साड़ी में है, लेकिन यहाँ रेड साड़ी में। वहाँ पुष्पा का चेहरा श्रृंगार से सजा है और यहाँ खून से। वहाँ पुष्पा के गले में फूल और नींबू का माला है और यहाँ खोपड़ियों की। वहाँ पुष्पा त्रिशूल के साथ डांस कर रहा है और यहाँ संघार। तो ये पुष्पा नाम से लेकर जेंडर का एंगल, महिलाओं पे फोकस और फ्लावर से वाइल्ड फायर का जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है, ये डिटेलिंग काफी बढ़िया था। क्या आपने भी इसे नोटिस कर लिया था? जल्दी से कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट कुछ और छोटी छोटी बातें जिसे हमने नोटिस किया, उसमें से पहले ये पुलिस वाला जो पुष्पा का सॉरी सुनने आया था, ये वही था जो पार्ट 1 में पुष्पा का सरनेम पूछ रहा था। फिर मंगल सिन्नू के गर्दन पे ये निशान जो फर्स्ट पार्ट में मोगलेस मारा जाने के बाद इसे दक्षा से मिला था, इसे बहुत से लोग मिस कर दिए होंगे। और आखिर में बिना ब्रांड के पुष्पा, कावेरी की शादी पर पुष्पा उस गाड़ी से आता है जिसमें उसका ब्रांड का कोई ठप्पा नहीं है, जो दर्शा रहा था कि यहाँ पुष्पा एक ब्रांड बनकर नहीं, एक चाचा बनकर आया है। नेक्स्ट लास्ट का ये अनजान व्यक्ति जो पुष्पा के पास पहुंचाने के लिए प्रताप रेड्डी के पास वो बॉम्ब भेजता है। अभी कौन है ये तो नहीं दिखाया, लेकिन ध्यान दोगे तो उस बॉम्ब में जैसा हमें एक स्कल का डिजाइन देखने मिला था, ठीक वैसा ही सेम डिजाइन हमें इसके शर्ट में भी देखने मिल जाता है। और प्रताप रेड्डी भी बोल रहा था कि बुग्गा रेड्डी वो हमारे कोकटम परिवार का इकलौता वारिस है, मतलब उनका फैमिली से भी कोई नहीं है, तो ये कौन है? शेखावत ही होगा। अब सर पर दिख रहे बाल को मत देखो, वैसा नकली बाल के साथ तो वो स्टार्टिंग में भी दिख रहा था। आप इसके जला हुआ हाथ को देखो। और दूसरी बात, लास्ट टाइम पुष्पा जैसे उसे एक फूल बेच के वहाँ एक ब्लास्ट किया था, वैसे ही यहाँ देखो शेखावत भी पुष्पा को वैसे फूल बेच के वहाँ ब्लास्ट कर रहा है। बाकी सिंबल का तो आप समझ सकते हो, उसका ब्रांड का पावर दिखा रहा है, तो शेखावत अब दहशत का दिखाएगा। बस हम ये समझ नहीं पा रहे कि बेइज्जती का बदला बेइज्जती से लेने वाला अब वैसे कायरो की तरह काम कैसे कर सकता है। उसका आंसर हमें शायद पार्ट 3 में मिलेगा, लेकिन रीलोडेड वर्जन से भाई हमें और भी काफी सारे सवालों का जवाब मिल चुका है। पोर्ट का एक्सीडेंट, जापान वाली सीक्वेंस, जॉली रेड्डी का सीक्वेंस और पुष्पा का डीलिंग वाला सीन को लेकर भी हम
हम सोच रहे थे कि ये सब पार्ट 3 का सीन हो सकता है, इसीलिए इसमें हमें नहीं दिखाया गया, पर ऐसा नहीं था। ये सभी पार्ट 2 का ही सीन था। हाँ, लेकिन इतना ही नहीं, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा सीक्वेंस भी डाला गया था जिसके बारे में ट्रेलर में भी कोई सीन नहीं था, जैसे कि शेखावत नकली लाल चंदन को असली घोषित करना, पुष्पा का सिंडिकेट मीटिंग, हमीद का मर्डर और जग्गा रेड्डी का भी। भाई ये सीक्वेंस नहीं दिखाते तो हमें पता भी नहीं चलता कि पुष्पा का पार्टनर जग्गा रेड्डी भी अब मर चुका है। फिर जापान के पोर्ट में हिरोशी का कुछ सीन, इसके अलावा और भी कुछ सीन ऐड किया है, लेकिन वो अलग सीक्वेंस नहीं है। मौजूदा सीक्वेंस में ही कुछ एक्स्ट्रा सीन को ऐड किया है, जैसे कि स्टार्टिंग सीक्वेंस में कुछ एक्स्ट्रा सीन, फिर ये साइन लैंग्वेज सीक्वेंस में कुछ एक्स्ट्रा सीन, यात्रा वाले सीक्वेंस में लॉकेट का एक्स्ट्रा सीन, फिर वार्निंग देते समय और शादी के टाइम भी। लेकिन ये जो छोटा छोटा सीन ऐड किया है ये बस ओके लगता है, उससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शेखावत, हिरोशी और हमीद जग्गा रेड्डी जैसे कुछ बड़ा बड़ा सीन को काट दिया था, उससे थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ रहा था। वैसे अभी भी एक कंफ्यूजन है कि वो वेयर इज पुष्पा ग्लिम्स का क्या हुआ, क्योंकि उसमें 2004 का कहानी दिखाया जा रहा था जहाँ पुष्पा जेल से फरार था और बाहर दंगा हो रहा था, और अभी तक पार्ट 2 में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन पुष्पा के हाथ में जो लर्न टू स्पीक एंड राइट जापानीज बुक दिख रहा है, उसके बारे में हमने सर्च किया तो पता चला उसे 2005 में ही पब्लिश कर दिया गया था, यानी कि ये सीक्वेंस वो जेल से फरार वाली सीक्वेंस के बाद का है। तो मेकर्स ने उसे क्यों नहीं दिखाया, पार्ट 3 में दिखाएंगे क्या? बस ये एक कंफ्यूजन है, नहीं तो बाकी सारे जितना भी था सबका आंसर हमें ये रीलोडेड वर्जन में मिल गया है। उसमें 20-22 मिनट की एक्स्ट्रा फुटेज है, पर ध्यान रखना ज्यादातर मतलब पूरा ही समझ लो भाई, एक्स्ट्रा सीन सब सेकंड हाफ में देखने मिलेगा, फर्स्ट हाफ में उतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो भाई बस ये था पुष्पा 2 का कुछ डिटेल्स और रीलोडेड वर्जन को लेकर एक वीडियो। क्या आपने भी इसके अंदर ऐसा कुछ नोटिस किया, और रीलोडेड वर्जन आपने अभी तक देखा कि नहीं, देख लिया तो आपको कैसा लगा? जो कुछ भी इसे लेकर आपका विचार है जल्दी से हमें कमेंट करके बताओ, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।